आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पर। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का जो है क्वेश्चन ज्ञान बिंदु का डबल स्टार सीरीज टेस्ट सीरीज जो चलाया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से शुरू करते हैं और आप लोग भी लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा कौन सा क्वेश्चन का उत्तर क्या है और आप अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। आज आपको दिख रहा होगा ये डबल स्टार ज्ञान बिंदु वाला है टेस्ट सीरीज। चलिए आज फुल टेस्ट सीरीज है, 100 क्वेश्चन इसमें होने वाला है और हम बिल्कुल 100 क्वेश्चन को देखेंगे। आज कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं और अपना स्कोर आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं और उसका आंसर हम बताते चलते हैं और आप लोग अपना मिलान करते चलिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है और इसका जो क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा। हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है? शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको गांधीनगर गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पे बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य सूची में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 215। इसकी संख्या कितनी है? 215 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेटमेंट है, हम दोनों को इसमें देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है ये वाला देखिए। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कौन सा है? सूर्य किरण का 18वां संस्करण हुआ है। आयोजन नेपाल के सालझंडी में किया गया है। तो ये बिल्कुल राइट और सही क्वेश्चन है। सूर्य किरण अभ्यास जो 18वां संस्करण भारत और नेपाल के बीच किया गया है। तो कहाँ किया गया है? सालझंडी में किया गया है। तो इसका आप 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है? इस अभ्यास का आयोजन मतलब कौन? सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका मतलब है जो ए और बी यहाँ देखिए स्टेटमेंट वाला है, तो ए और बी दोनों राइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ऐसे ही आप लास्ट तक बने रहिए, बिना कोई देरी किए हुए हम फटाफट एक रिवीजन के तौर पे हम बताते चलते हैं, आप लोग देखते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं अब। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये क्वेश्चन रहा आपका। फिर से हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण तो कहाँ किसके द्वारा किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 4 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब 5 का है। 5 का क्या क्वेश्चन है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, 5 नंबर का देखिए। हाल में भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? क्वेश्चन नंबर 5 का सीधा सीधी है। पेंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किसके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये छत्रपति शिवाजी के जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। निम्न में से वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लगाया है? तो क्वेश्चन सीधा सीधी ये है, महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया। तो ये देश का नाम बताना है। इस देश का नाम हो जाएगा आपको स्विट्जरलैंड। कौन सा होगा? महिलाओं के
जो है बुर्का पे, जो मुस्लिम समुदाय की महिला होती है वो बुर्का पहनती हैं। लेकिन आप लोग एक वीडियो भी उसका वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे, शायद नहीं भी देखे होंगे। तो बुर्का पहनने पर वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहाँ कानून पारित कर दिया गया है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? तो इसका क्वेश्चन है, एक तूफान आया था, तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत में किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? तो ये हो जाएगा भारत ने क्यूबा के साथ मानवीय सहायता भेजी। किसके साथ? क्यूबा, एक देश है क्यूबा, उसके लिए सहायता भेजा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो होने वाला है 8 नंबर। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कशन करते हैं। जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला, अब यहाँ देखिए जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? 8 का हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा आंसर। और कोटा स्टेडियम गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया है? तो आप लोग यहाँ देखिए, कोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में पड़ता है, तो 8 का बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है वो आप देखिए। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है? क्वेश्चन आपको ये रहा क्वेश्चन, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण तो किसने किया है? BHU की IIT BHU के छात्र ने इसका अनावरण किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या होता है। हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में जो आयोजन हुआ है उसका जो है थीम पूछा गया है, तो उसका थीम हो जाएगा आपको 1 नंबर हो जाएगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका थीम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर। तो 11 नंबर का देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो आप लोग ये बताइए, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए ऑस्कर 2025 ऑस्कर अवार्ड 2025 जितने भी अवार्ड हैं ये फिल्म से, ये सारे इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको आप कवर करते चलेंगे। तो ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो ये हो जाएगा आपको लापता लेडीज। और लापता लेडीज इस टाइप की फिल्म देखना चाहिए, बहुत अच्छा मूवी है। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इस तरीक़ा से आपको और ढेर सारा वीडियो मिलने वाला है धीरे धीरे करके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो आप लोग बताइए। ये हो जाएगा कवाचम। केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया? अगर ये पूछा जाए तो कवाचम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? यहाँ ग्लास नहीं है, ग्लास सी ब्रिज, पूरा क्वेश्चन पर ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये हो जाएगा रामेश्वरम के तमिलनाडु में किया गया है ग्लास सी ब्रिज का निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन सर्द हवा का जो शुभारंभ है भारतीय सुरक्षा बल BSF के द्वारा किया गया है। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं BSF के द्वारा। और ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ किया गया ये भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन सर्द हवा जो है मतलब किस स्टेट में किया गया है और किन किन देश के बीच किया गया है? तो ये 2 क्वेश्चन मतलब साइड से पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे। एक तो स्टेट पूछा जाएगा तो राजस्थान होगा,
और किन दो देश के बीच, तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा यहाँ आंसर ऑपरेशन सर्द हवा का। चलिए क्वेश्चन अब 15 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा इसमें मिलेगा, क्वेश्चन का विश्लेषण मिलेगा, एकदम आराम से देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ते हैं। हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इसका आंसर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में हम देखते हैं। 16 नंबर में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 16 का महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 देखते हैं। 17 में क्या है? हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 17 का आपको अगर पता है तो पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। 17 का हो जाएगा आपको, 17 का हो जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, भुवनेश्वर ओडिशा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर ओडिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन ये है, भारतीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको डेट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? क्वेश्चन नंबर 18 में है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोलकाता। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हल्दी बोर्ड का, चलिए इसमें है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में है, हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा निजामाबाद तेलंगाना। क्या हो जाएगा? निजामाबाद तेलंगाना हो जाएगा। ये आप इसका सही आंसर याद रखेंगे। हल्दी बोर्ड का उद्घाटन निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। 20 में क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो चलिए 20 का बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर अब हम 21 देखते हैं। 21 में क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो जो सही है इसको इसमें से सही ढूंढना है। 4 ऑप्शन में, कार का वेग 0 है, कार का वेग लगातार बदल रहा है, कार का त्वरण 0 है, कार का त्वरण लगातार बदल रहा है, कार का वेग लगातार बदल रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन ये दो में होना चाहिए और ये दोनों में से कोई एक सही आंसर है तो वो आपको बताना है कौन सा होगा। चलिए हम बता देते हैं कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा B, कार का वेग लगातार बदल रहा है। 21 का आंसर हो जाएगा B, कार का वेग लगातार बदल रहा है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन 22 का आंसर और क्वेश्चन दोनों हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 22 में है, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? और कार का जो है हेडलाइट उस आगे में जो लगा रहता है दर्पण वो कौन सा रहता है?
तो ये तो सिंपल और सीधा क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। इसमें अवतल दर्पण होता है। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इसका ये हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ये नॉमिनिकल है, ये आपको पता है तो जो आप बताइए, नहीं तो चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना करें। चलिए हम इसका गणना कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आप इसमें देख रहे होंगे एम मास कितना हुआ है? 20 kg। एम बराबर कितना है? 20 kg। एम बराबर 20 kg है। और एक्सीलरेशन त्वरण कितना है? 4 मीटर स्क्वायर में है, दिया हुआ है। तो एफ बराबर क्या होता है? यहाँ देखिए, एफ बराबर होता है एम ए होता है। तो क्या होगा? एम कितना है? 20 और ए कितना है? 4। दोनों को गुना कीजिएगा, कितना होगा? 80 न्यूटन। इसका कितना आंसर हो जाएगा? 80 न्यूटन हो जाएगा। चलिए 24 का हम लोग देख लिए। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। 25 किधर है? चलिए 25 नंबर में, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। चलिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। क्या हो? जिसका गलनांक कम हो सुरक्षा फ्यूज का तार उसी का बना होता है। अब ये बताइए 26 का, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? 26 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा डी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला, आप ये याद रखेंगे। 27 का देखते हैं। अब 27 में क्या है? एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि उसको क्या किया जाए? 4 डिग्री से ऊपर पानी गर्म किया जाता है, ठीक है। 4 डिग्री से नीचे ठंड किया जाए, और ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 27 का चलिए हो गया। 28 देखते हैं अब। हाइड्रोजन के समस्थानिक के लिए न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटियम। क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्रोटियम इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए, ये भी एक नॉमिनिकल क्वेश्चन है जो 1-2 पूछ लिया जाता है, तो यहाँ भी दे दिया गया है। तो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इनको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन हम अगर आपको बता दें तो आपको समझ आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बताने का प्रयास करेंगे। क्या है? एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी? इसकी घोल की सांद्रता निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना आता है। 50 ग्राम जैसे सामान्य नमक है, 50 ग्राम का आप ऊपर रखिए, और 450 ग्राम ये हुआ प्लस 50 ग्राम ये हुआ, इसको गुना 100 से कर दीजिए, काट के जितना होगा आपका इसमें 10% इसका आंसर राइट आंसर आएगा। क्या कि देखिए 50 ये है, 450 प्लस 50 500 हो जाएगा, उसको काटिएगा तो 10% उसका आंसर आता है। आप लोग निकाल लीजिएगा खुद से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4 में किस प्रकार का बंधन बनता है? चलिए, मीथेन में किस प्रकार का बंधन बनता है? तो आप याद रखिएगा एकल बंधन। मीथेन में किस प्रकार का बंधन बनता है? तो मीथेन में एकल बंधन बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट से होने की प्रक्रिया में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, हम इनको छोटा कर लेते हैं और हाँ चलिए इतना में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं क्या है। पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनमें सही और गलत का पहचान के लिए दिया गया है कथन वाला में। तो चलिए पढ़ते हैं। H2S हवा में जलकर और H2O SO2 देता है, ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कथन ए और बी दोनों सही है, इसका हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं 33 का, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? चलिए बताइए 33 नंबर का आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो ये कोई कहने की बात है, इसका आंसर हो जाएगा मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य हो जाएगा कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवंशिकी सामग्री का संग्रहण हो जाएगा। हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम फटाफट बस आगे बढ़ते चलते हैं। और आप पहली बार आए हैं तो अपने चैनल है कैरियर गैलेक्सी, जिसको आपकी सपोर्ट कीजिए, CAREER कैरियर GALAXY ये है, आप सपोर्ट कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ गया है अपना अब 35। चलिए निशोषण द्वारा होता है, निशोषण द्वारा क्या होता है ये बताना है। तो अगर आपको पता है पहले से आंसर तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं पता है आपको तो वो बताने के लिए हम रेडी हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको निशोषण द्वारा क्या होता है। फेफड़ों की अवस्थिति होती है, अवस्थिति, फेफड़ों की क्या होती है? अवस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 36। फलों और बीजों में निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो इसको बताना है, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की सांद्रता होती है? तो यह साइटोकाइनिन, इसका आंसर हो जाएगा क्या? साइटोकाइनिन इसका आंसर हो जाएगा। ब्रेड के ऊपर, ये तो आपको हो जाना चाहिए, ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उनमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो ये ईस्ट हो जाएगा, जिसको हम खमीर भी कहते हैं। ईस्ट या खमीर जो भी दिया रहेगा उसके आंसर वो हो जाएगा। एबीज में शामिल होता है, एबीज में क्या शामिल होता है? एक पक्षी शामिल होता है। एबीज में क्या शामिल होता है? एक पक्षी शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित तना है? निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित तना है? इसका आंसर हो जाएगा आपको आलू। रूपांतरित तना हो जाएगा आलू हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक गर्भ निरोधक है? तो ये ABCD इसका सब हो जाएगा। ये कॉपर टी होगा, कॉन्डम होगा, डायफ्राम होगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वो देखते हैं अब। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का है? बुद्धि एवं चतुराई का, इसको हो जाएगा सेरिबरम। क्या हो जाएगा? सेरिबरम और सेरिबेलम में आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर होगा सेरिबरम होगा। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से फैलने वाला एक रोग है प्लेग। वायु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? तो वह प्लेग जो वायु के माध्यम से फैलता है। चलिए देखते हैं अब। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते क्या दिखाते हैं? अभिसारी विकास दिखाती है। क्या दिखाती है ये? अभिसारी विकास दिखाती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 44, ये सुमेलित करने वाला है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए हम मिला के ही दिखा देते हैं आपको, अब ध्यान से देखिए। इसमें है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 21 से क्षेत्र से है, तो ये हो जाएगा कृषि से। चलिए यहाँ हम ऐसे करके मिलाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संबंध जो था वो उद्योग से। क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संबंध जो है वो उद्योग से है। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय का योजना उद्योग से, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो है संबंध वो है गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता से। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो है जो भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता से है। अब बच गया मात्र एक 12वीं पंचवर्षीय योजना जो तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास से संबंधित रखता है। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन मिलान करता है। इसका हो जाएगा 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 देख लेते हैं कौन सा है 45 में। 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 4 1 3 सॉरी माफ कीजिएगा, सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये कितना था? 44 था, 45 हम लोग ऊपर से देखते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा 45 इसका देखते हैं। तो निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं मौद्रिक नीति के? तो इसमें तो ये बैंक दर मौद्रिक नीतियाँ सही है, रेपो रेट दर ये भी है, नकद आरक्षित अनुपात ये भी है, और वैधानिक तरलता अनुपात ये भी है, और रिवर्स रेपो रेट। हमको तो ये पांचों लग रहा है। देखते हैं ऑप्शन 1 2 4 1। चलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका 5D, सभी इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर है 46, इसमें क्या दिया गया है वो देखिए। सीमांत बचत परिवृत्ति की परिभाषा क्या है? सीमांत बचत की जो है परिभाषा है इसका बाद डेल्टा S बाय डेल्टा Y। क्या हो जाएगा इसका? डेल्टा S बाय डेल्टा Y इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47, इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत को ही चूज करना है। अब इसमें देखते हैं कौन सा गलत है और कौन सा सही है। चलिए 1 नंबर का पहले हम देखते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये तो सही है। सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद करता है, ये भी सही है। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्य शामिल नहीं, ये नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है? तो गलत है सी नंबर का। जो गलत है इसमें वही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 47 का सी। 48 का देखते हैं। मल्होत्रा समिति का संबंधी मल्होत्रा समिति संबंधित है। तो मल्होत्रा समिति जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? ये बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से। मल्होत्रा समिति का जो है यह बीमा क्षेत्र में सुधार से। चलिए सारगासो है। सारगासो स्थित है, कहाँ स्थित है सारगासो? ये सारगासो जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगासो कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगासो। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसका और मिलान करने वाला है, तो इसको भी अच्छे से मिलान करते हैं। और कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कोई एक गलत है। 50 जो है इसमें से कोई एक गलत है, वो हमको ढूंढना है। तो देखते हैं कौन सही है। चलिए सही कौन सा है? मध्य यूरोप, ट्रेमोंटेन, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है हमको। उत्तरी अमेरिका,
ब्लैक रोलर, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका ब्लैक रोलर। इंडोनेशिया मसाल, नहीं नहीं ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये गलत है। ये जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ये गलत आंसर है। और ऑस्ट्रेलिया का ब्रिक फिल्टर, ये बिल्कुल सही है। हम फिर से दोबारा पढ़ के सुनाते रहे, आप लोग सुन लीजिए। मध्य यूरोप ट्रेम्पटन, ये सही है। उत्तरी अमेरिका ब्लैक रोलर, ये सही है। और ऑस्ट्रेलिया ब्रिक फिल्टर, ये सही है। लेकिन इसका सुमेलित नहीं है, तो इंडोनेशिया ये मसाल शामल, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव जो है ये पक्षी अभ्यारण्य है, आपको भी पता होगा। राजस्थान का केवलादेव अभ्यारण्य पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 52 का। उसमें क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर रहने वाला है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं वो सुनिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा दिल्ली, और इसका पहला रहता तो यही हो जाता मुंबई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा के नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है या किनारे स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा किसे कहा जाता है? कानपुर को। और कान पकड़ के गंगा नदी में स्नान कीजिए, सारा पाप धुल जाएगा। कानपुर है गंगा नदी के किनारे, इस तरह से याद रखिएगा। कानपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी के तट पर, किनारे पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं, और थोड़ा फास्टली देखते हैं, अब धीरे धीरे नहीं, थोड़ा फास्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54, आप लोग को भी पढ़ने का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग भी पढ़िए उसको और आंसर करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आराम से सो के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर करते रहिए। बाण सागर परियोजना क्या है? बाण सागर परियोजना है। तो ये बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपको हो जाएगा सोन नदी पर। किस नदी पर अवस्थित है? इसका हो जाएगा सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55 नंबर का हम देखते हैं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार है? तो इसका हो जाएगा आंसर मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। क्वेश्चन नंबर है 56, और 56 में किसका आंसर होगा? अब ये देखते हैं, ऊपर पढ़ते हैं तो हम समझते हैं। जब आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करते हैं आप अपना दोनों पढ़ के। इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषक का स्तर पर घटती जाती है नहीं। और घास स्थल पारितंत्र में सांप एक तृतीय उपभोक्ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 तो हो गया है ना, 56 हो गया है। 57 देखते हैं। किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो यह 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्या हो जाएगा? 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर है 58 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है, तो जीवी के राव समिति ये है, LM सिंघवी समिति ये भी है, थुंगन समिति है, और राजमन्ना समिति इसमें नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। पंचायती राज समिति के विकास से संबंधित नहीं है, तो राजमन्ना समिति हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, क्या आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करते हैं, उसका राष्ट्रपति करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर है 61। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 कर दी गई? तो ये हो जाएगा आपको 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 31वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है। तो अब बताइए चर्चा है, और इसका देख लेते हैं और स्टेटमेंट है क्या है, इतना ही है। ये तो बिल्कुल सही हमको लग रहा है और बिल्कुल सही भी है 62। इसके बाद यहाँ देखते हैं 63। भाग 11 में अनुच्छेद 256 से, यहाँ पर देखिए भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा, ये बिल्कुल सही है। और भाग 11 में अनुच्छेद 268 से नहीं, ये नहीं सही है, इसका यही सही आंसर है। तो 1 और 2 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब मिलान करने वाला, पहले 63 को हम लोग अच्छे से मिलान करते हैं। चलिए पूरा आंसर दिख रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए फिर मिलान करते हैं और मिलान भी अच्छे से करेंगे। भाग 1 में क्या दिया गया है, तो अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए भाग 1 में राज्य एवं उसका क्षेत्र दिया गया है, ये तो बिल्कुल सही है 63 नंबर का। और भाग 8 में जो है, भाग 8 में ये दिया हुआ केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से संबंधित दिया हुआ है। और भाग 14 संबंधित है संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं से, ये बिल्कुल सही है। और भाग 18 में आपात उपवन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। चलिए 1 4 3 2 जो होगा 1 4 3 2 राइट आंसर हो जाएगा डी। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 64 देखते हैं। 64 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? अब इसमें असत्य को पूछ लिया गया है, तो डायरेक्ट हम औसत देखते हैं। चलिए अनुच्छेद 88 में जो है ये संसद के सत्रावसान और भंग करना ये नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर राइट यही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है इसमें। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यवादी, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना। और अनुच्छेद 123 1 to 3 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ आ गया है अपना का मैथ। चलिए आज इसको देख के सबका हाथ पैर फूलने लगता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए ना हम दिखाते हैं इसमें क्या है। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है सेंटीमीटर में है, तो घन के किनारे की लंबाई क्या होगा? तो इसका एक फार्मूला आता है, आप लोग को याद भी होगा, √3 गुना भुजा को हम लोग ऐसे कहते हैं, ये मान लीजिए। और इसको थोड़ा छोटा में लिखना पड़ेगा, छोटा में इसको, यदि एक घन की तो जना 6√3 है, ठीक है। इसको एक फार्मूला भी होता है, तो जना √3 गुना भुजा होता है। पहले फार्मूला ही लगा लीजिए आप, इसका होगा √3 गुना भुजा बराबर 6√3। ये 6√3, ये 6√3 √3 और √3 कट गया तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये जो है क्वेश्चन आप देख लीजिए 66 और 67 का, हम दोनों क्वेश्चन का जो डिस्कशन हम आंसर नीचे में कर देते हैं। तो हम भी पढ़ लेते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कितना 72% मत है, कितना 72% मत प्राप्त करने वाला है। तो उम्मीदवार जो है 572 मत
मतों से बहुमत निर्वाचित होता है तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। मतों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो 66 में चलिए पहले उसका हम नीचे में यहाँ जो है खाली जगह यहाँ देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 66 नंबर का हम देखने वाले हैं। नहीं 66 को ही देख लेते हैं पहले। देखिए टोटल मत हो जाएगा 100। थोड़ा हम छोटा करके इधर लिखते हैं, इधर रहने दीजिए। टोटल मत हो जाएगा वोट आपको 100। कोई भी चीज़ 100 पे फिक्स होता है तो टोटल मत हो इसको 72 कितना प्राप्त हुआ था 72%। इसको अगर 72% प्राप्त हो गया तो बचा कितना 28%। आप इन दोनों का अंतर दे लीजिए तो हो जाएगा आपको 44%। कितना हो जाएगा 44%। अब 44% होने के बाद देखिए आप लोग और कितने मतों से 572 मतों से वो जीत भी गया था। ठीक है 572 कितने मतों से जीता 572 कितना रेस्ट रहा इधर 44 गुना 100 कर दीजिए। आप लोग इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा। इसको आप अगर सही से अच्छे से काटते तो इसका 1300 निकल के आएगा। इसका कितना आ जाएगा 1300। तो चलिए देखते हैं 1300 इसका है या आंसर नहीं है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1300। चलिए फिलहाल भी मैथ छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सब में कुछ है नहीं। आप देखिए हम बता देते हैं। एक काम क्या कीजिएगा पहले इसको गुना कीजिएगा। इस क्वेश्चन में जो है इसको गुना कर लीजिएगा, फिर इसको गुना कर दीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है और देखिए 12-25 गुना कीजिएगा तो 450 होगा। 12-14 गुना कीजिएगा 168 होगा और 12-17 गुना कीजिएगा 204 होगा। 204 होने के बाद आप 168 और 204 दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा और 450 जो ऊपर में होगा 25 और 18 गुना करके उसमें से घटा लीजिएगा 78। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर इस तरह से। चलिए 68 का हम 68 का हम बता ही देते हैं जो बिल्कुल इजी टाइप से है तो मेरा भी टाइम थोड़ा कम लगेगा और हम बता देते हैं अच्छे से। चलिए बिल्कुल सादा पेज ले लिए हैं। चलिए 68 का हम बता ही देते हैं आपको। 68 में है यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है। सबसे पहले आप देखिए 20% में कमी की जाती है तो बचा कितना 80 बच गया। ठीक है इसके बाद फिर क्या किया जाता है 15% की वृद्धि की जाती है तो राजस्व में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। अब 15% की कमी की जाती है मतलब बढ़ाई जाती है तो 115 कितना 100 पे इसको काट लीजिए आप 20 से 20 100 का 80 20 5 100 5 गुना 10 5 या 15 115 है। ठीक है आप लोग इसको काट लीजिएगा तो 23 गुना 2 3 गुना 4 इसको हो जाएगा 92। 100 में से कितना ये 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8% यहाँ है ही, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 69। अब बहुत फटाफट करते इतना जल्दी करेंगे कि 10 मिनट में सारा क्वेश्चन अपना लोग का ख़त्म हो जाना चाहिए। 10 मिनट में सारा ख़त्म, बस आप लोग बने रहिए 10 मिनट में। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा आपको यही बताना है। स्त्रीलिंग ही चुनना है तो वो आप लोग भी चुन सकते हैं। ये रचना शब्द जो है वो क्या है वो एक स्त्रीलिंग का शब्द है। कौन सा है रचना। राइट क्या हो जाएगा इसका रचना एक स्त्रीलिंग शब्द। पंकज में कौन सा है पंकज एक बहुब्रीहि है। पंकज कौन सा है पंकज जो है पंकज जी किधर गए हो पंकज जी क्या है एक बहुब्रीहि हो जाएगा। जैसे आम का आलू आम फल है तो आलू क्या आलू एक तना है। क्या है आलू एक तना है। आलू का जो रूप है एक तना का वो रूप है। चलिए और आप रीजनिंग बना लीजिएगा। मैथ बनाने में टाइम लगता है बस इसीलिए टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है तो आप लोग हम आंसर बता देते हैं।
ये 62 का जो आंसर होगा 72 का ये सी नंबर हो जाएगा, और 73 नंबर का जो आंसर होगा 73 का डी होगा। चलिए आप मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चन से। और 74 का ये भी हम बता देते हैं, इसका बी हो जाएगा। चलिए 75 का बता देते हैं, डी हो जाएगा इसका 75 का डी। चलिए 25 क्वेश्चन और है, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरानी शास्त्रीय भाषा है? क्लासिकल लैंग्वेज सबसे पुरानी, इसमें क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा तमिल। तमिल का जो है वो 2004 में है। संस्कृत 2005 में आया था। इसके बाद तेलुगु और कन्नड़ 2008 में आया था। पंडित रविशंकर महाराज, चलिए पंडित रविशंकर महाराज पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा सितार वादक से। कौन सा हो जाएगा? सितार वादक। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 78 देखते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम में सजाएं। तो इसका हो जाएगा, पहले हो जाएगा मौर्य वंश, ये सही है। फर्स्ट में होगा मौर्य, उसके बाद आपको हो जाएगा कण्व वंश, इसके बाद आपको कौन है तो पाल वंश, इसके बाद कर्नाट वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 1 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और कर्नाट वंश के संस्थापक के बारे में अब दिया गया है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कर्णाकुल भूषण की उपाधि धारण की थी। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कर्णाकुल भूषण की उपाधि धारण की थी। चलिए लगभग 20 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं फटाफट से। चलिए 2 मिनट में सबको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत आता है? शेखपुरा और मुंगेर आ जाएगा। शेखपुरा और मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे एस्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले को क्या कहा जाता था? तो टाइल कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइल कहा जाता था। अक्टूबर क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा अक्टूबर क्रांति को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसके सीधा हो रूस की क्रांति से जाना जाता है। अक्टूबर की क्रांति को रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर की क्रांति को किस क्रांति को? रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 83, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम मिलाते हैं। आप देखिए हाथी गुफा जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है? यह है खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख यह है खारवेल से। और जो है एहोल अभिलेख जो है यह है पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख यह है पुलकेशिन द्वितीय से। और जूनागढ़ हो जाएगा रुद्रदामन से। जूनागढ़ होगा रुद्रदामन से। और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से। चलिए भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A B C D। चलिए इसका मिलान करते हैं अब कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर का। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? एपिग्राफी कहा जाता था। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? एपिग्राफी कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंदारिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में नहीं नागर शैली में बना हुआ है। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के जारी करवाए। नहीं, गलत है, इनमें से कोई नहीं। चलिए निम्नलिखित में से
कौन वेद तराई का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों जो है शामिल है। ये तीनों शामिल है, तो ए 1 2 3 तीनों आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। 87 है, ब्राह्मण साहित्य को कलानुसार अवरोही क्रम में सजाएं। तो ये सजा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वेद, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा वेद, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद। 87 का हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 देखते हैं। 88 में क्या है? वेदांग कितने हैं? वेदांग की संख्या कितनी? 6 है। कितनी है वेदांग की संख्या? वेदांग की संख्या 6 होती है। चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत, वेदांग की संख्या कितनी है? आप लोग दोबारा दिखा देते हैं। इसका 6 है, और अब ये मिलान करने का 89 का, प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सम्मिलित कीजिए। 89 का, तो दीवान ए बिजारत का होगा राजस्व एवं वित्त विभाग। क्या होगा? दीवान ए बिजारत राजस्व एवं वित्त विभाग उसका हो जाएगा। दीवान ए आरिज का हो जाएगा सैन्य विभाग। दीवान ए आरिज क्या होगा? सैन्य विभाग। दीवान ए रिसालत का हो जाएगा विदेश मंत्री। दीवान ए रिसालत का हो जाएगा विदेश मंत्री। दीवान ए इंसा का हो जाएगा संचार पत्राचार विभाग। चलिए अब इनका मिलान करते हैं। इसका हो जाएगा CABD। कौन सा? CABD 1 नंबर का ही इसका राइट आंसर होगा, CABD। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 90। चलिए 10 क्वेश्चन का आसपास और बचा है, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारकों को उनके कालक्रम के अनुसार कौन सही है? 90 में चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा 1862 में दास प्रथा की समाप्ति, ये बिल्कुल सही है। और 1863 में जजिया नहीं, ये 1864 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति नहीं, यही नहीं है। और 1882 में दीवान इलाही धर्म की शुरुआत, ये सही है। तो 90 का जो है इसका आंसर हो जाएगा A और D। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? A और D। तो A और D किस में दिया गया है? तो C नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे? विजयनगर साम्राज्य में कौन आए थे? तो निकोलो कोंटी और सीजर फ्रेडरिक आए थे। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, क्योंकि ये भी आए थे और ये भी आए थे। क्वेश्चन नंबर है अब आपको 92। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? और शिल्पाधिकार में भी मिलता है, तो इसके बाद तिरुमुरई में मिलता है और प्रबंधन में मिलता है। मतलब तीनों में मिलता है, ये इसमें भी मिलता है, तिरुमुरई में भी मिलता है, प्रबंधन में मिलता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 92 का B एवं C में मिलता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, तिरुमुरई एवं प्रबंधन B एवं C में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तहकीकात समिति तो जलियांवाला बाग से संबंधित है। तहकीकात समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तहकीकात समिति का संबंध है। चलिए फिर सूची मिलान करने के लिए डायरेक्ट सूची मिलान करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सूची को मिलान करते हैं। चलिए क्या है सूची? और पुर्तगाल जो है या कोचीन,
विदेशी कंपनी थी। पुर्तगाल जो है यहाँ कोचीन में। डच का मछलीपट्टनम में। डच ये मछलीपट्टनम में। डेनिश कहाँ दिया था? डेनिश तो ट्रावनकोर में दिया था। डेनिश फैक्ट्री स्थापित किया था। और फ्रांसीसी जो है ये सूरत में। चलिए इसका अब देखते हैं इसका कौन सा होता है। तो इसका हो जाएगा सी। चलिए अब 5 क्वेश्चन और जल्दी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन के दौरान वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था? वानर सेना मंजरी सेना का सोविन अवज्ञा आंदोलन के द्वारा गठन किया गया था। सोविन अवज्ञा आंदोलन के वानर सेना मंजरी सेना का गठन सोविन अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो इसका भोसले क्या था, सिन्हा क्या था और होलकर भी क्या था। होलकर नहीं किया, पेशवा क्या था, लेकिन होलकर नहीं किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राजा राम मोहन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। 97 असत्य कथन की इसमें हो जाएगा असत्य कथन। इन्होंने शुद्धि आंदोलन नहीं चलाया था, इसीलिए औसत कथन यही 1 नंबर का है। और 1818 ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म मैगनीज निकाला था, बिल्कुल सही है। और नवजीवन महात्मा गांधी किससे संबंधित है? नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी से संबंधित है। और 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षरित हुए थे? बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच हुआ था ये। 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच स्थापित हुआ था। चलिए इसका हो जाएगा ए। 99 का ए और 100 का देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1965 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि जो सर्वप्रथम हुई थी, प्रथम संधि 12 अगस्त 1965 को, ये किसके बीच हुई थी? तो ये होता है रॉबर्ट क्लाइव, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव, मुगल बादशाह और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही था, अब क्वेश्चन नहीं है। आपको कैसा लगा ये सारा देख के? और इसी प्रकार का नेक्स्ट टेस्ट सीरीज डिस्कशन के लिए आप तत्काल में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको मिलता रहेगा। और बिल्कुल ये हूबहू प्रश्न है और एकदम देखते हैं इस प्रश्न में 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न हम आपको सारा अच्छे से बताए हैं, एक रिवीजन के तौर पे बताए हैं। ऐसा नहीं पूरा फुल डिस्कशन नहीं किए हैं, वो अलग की बात है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे। चलिए ये आपको एक डिस्क्लेमर मिल जाता है जो परीक्षा में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए ऑल दी बेस्ट।